तो प्यारे बच्चों, हमने कार्बन और उसके यौगिक पाठ शुरू किया था पिछले वीडियो में। उसमें हमने अगला टॉपिक आज करना है और उसका नाम है अपरूपता। तो बच्चों, अपरूपता किसे कहते हैं और कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, ये हमने अभी प्रश्न करना है। तो बच्चों, अपरूपता क्या होता है पहले मैं आपको समझा देती हूँ। तो जैसे बच्चों, आपने कार्बन के बारे में सुना है, जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, इसके कई अपरूप हैं। जैसे एक ही तत्व को अलग अलग रूपों में जब पाया जाता है तो हम इसे कहते हैं अपरूपता। जैसे कि कार्बन है बच्चों, आपने सबने हीरा के बारे में सुना है, तो हीरा जो है वो कार्बन का ही एक रूप है। इसी प्रकार से ग्रेफाइट होता है बच्चों, यह भी कार्बन का ही एक रूप है। इसी तरह से कोयला आप सबने ही देखा हुआ है। और एक और पदार्थ है जो आपके लिए सुनने के लिए नया है, वह है फुलरीन, यह भी कार्बन का ही एक रूप है। तो ये जो सारे के सारे जो अलग अलग रूप हैं, ये कार्बन के ही रूप हैं। और सभी में सी यानी कार्बन जो है वो परमाणु ही इनके अंदर होता है। और इन सबके जो बच्चों, जो कार्बन के जो अपरूप हैं या किसी भी तत्व के अपरूप होते हैं, उनके जो भौतिक गुण है बच्चों, वो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो भौतिक गुण कैसे होते हैं, इनके भिन्न होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वह कैसे होते हैं बच्चों, वह एक समान होते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, रासायनिक गुण एक समान, इनमें से किसी भी रूप को, चाहे आप हीरा ले लो, चाहे ग्रेफाइट ले लो, चाहे कोयला ले लो, चाहे फुलरीन ले लो, जब हम उनको ऑक्सीजन के साथ उनको जलाएंगे या क्रिया करेंगे तो सब में CO2 ही बनेगा और सबका सूत्र C ही होता है। तो इस तरह से इनके रासायनिक गुण जो है वो एक समान है, क्योंकि सबको जलाने पे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। लेकिन इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, भौतिक रूप से ये आपको चमकदार दिखाई देता है, ये काले रंग का जो है पदार्थ दिखाई देता है। कोयला भी आप सबने काले रंग का देखा है। और इस तरह से फुलरीन जो है ये भी एक कार्बन का ही अपरूप है। तो इस तरह से सबकी जो भौतिक गुण है वो अलग अलग हैं। जैसे हीरा कठोर होता है पर ग्रेफाइट कठोर नहीं होता। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इस तरह से इनके भौतिक गुण तो अलग अलग हैं, लेकिन जो इनके रासायनिक गुण है वो एक समान है, क्योंकि सभी ऑक्सीजन के साथ जलने पर CO2 बना रहे हैं और इनकी रासायनिक अभिक्रिया भी एक ही तरीके से लिखी जाती है। तो इस प्रकार से जब एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है, जिनके की भौतिक गुण कैसे हैं, भिन्न हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण किस प्रकार से हैं, एक समान है, तो ऐसे तत्व के अलग अलग रूपों को हम कहते हैं कि वे अपरूप हैं। तो आप देख सकते हैं अपरूपता की परिभाषा, किसी तत्व का एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना, जैसे अलग अलग रूप हीरा ग्रेफाइट वगैरह में, जिनके रासायनिक गुण समान है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, परंतु भौतिक गुण कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी भिन्न हैं, उन्हें तो उसे अपरूपता कहते हैं। कार्बन के अपरूप जैसे कि हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फुलरीन, जो मैं अभी आपको बताकर हटी हूँ। इसी तरह से बच्चों, अभी हमें हर एक के बारे में अलग अलग से डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीरा की। हीरा आप सबने देखा होगा, यह एक चमकदार जो होता है अपरूप। और ये जो हीरा है बच्चों, ये विद्युत का कुचालक है, यानी विद्युत इसके आर पार नहीं जाएगी। और यह बहुत ही अधिक कठोर भी होता है। तो यह प्रश्न भी आ जाता है कि हीरा कठोर क्यों होता है इतना अधिक। वास्तव में क्या होता है, जो बच्चों हीरा होता है उसमें एक कार्बन जो होता है, वो आपको सबको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 है और कार्बन 4 आबंध बनाता है। ये मैं करवा चुकी हूँ पहले। तो जो बच्चों एक कार्बन है वह 4 अलग अलग कार्बन के साथ मिलके त्रिआयामी संरचना बनाता है। तो किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि यह एक कार्बन है, यह क्या करेगा, इस प्रकार से 4 अलग कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये बिंदी है, ये कार्बन है, तो इस तरह से एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ रहा है, 4 कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ऐसे ये भी जो कार्बन होगा, ये भी आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, 4 के साथ। आप देख सकते हैं 3 और मैंने बना दी और एक ये पहले से ही जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जैसे ये कार्बन है, यह भी आगे कितने कार्बन से जुड़ जाएगा, एक तो इधर जुड़ा हुआ है, 2, 3 और 4। इस प्रकार से हर कार्बन 4-4 कार्बन के साथ जुड़ता रहेगा और एक तरह से एक त्रिआयामी संरचना का ये निर्माण कर लेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि यह इतना ज्यादा कठोर होता है। तो इस तरह से ये त्रिआयामी संरचना बना लेता है। इस वजह से जो हीरा है वो बहुत अधिक कठोर होता है। तो मैं एक चित्र का जो बुक में से जो पिक्चर है वो साथ में लगा दूंगी, आप वहां से देखकर बना लेना, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। तो हीरा क्या है, इस अपरूप में कार्बन के बाहरी कक्ष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन के साथ जुड़कर एक कठोर त्रिआयामी संरचना बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक कार्बन 4 के साथ जुड़कर त्रिआयामी संरचना बनाता है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक है। हाँ बच्चे, ये भी आप पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि बच्चों हर कार्बन जो है वो 4 से जुड़ रहा है, तो 4 आबंध
बना रहा है तो चारों इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो गए, कोई भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के वो अबंध बनाने में यूज हो गए और कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री नहीं है जो है विद्युत का चालन करे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हीरा है वह विद्युत का कुचालक है। तो आपसे हीरा की बजाय ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है, तो इसमें यहीं से उत्तर शुरू होगा कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। तो ये उस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो ये इसी प्रश्न का उत्तर बनेगा कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है। इस प्रकार से अब हम इसके उपयोग भी करेंगे जो मैंने अभी आपको बताए ही हैं। तो हीरा आप सब जानते हैं कि आभूषण बनाने में यूज होता है। आभूषण मतलब जेवर, जैसे कोई भी हार होता है, अंगूठी होती है, उसमें हीरे जड़ने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि हीरा बहुत चमकदार होता है, तो इसका आभूषण बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग कांच व पत्थर आदि काटने में किया जाता है। हाँ बेटे, ऐसा होता है कि हीरा बहुत ही कठोर होता है, इसलिए जो ड्रिल वगैरह होती है जिनसे कि पत्थर या कांच वगैरह को काटा जाता है, उनके आगे भी थोड़ा सा हीरा लगा होता है, छोटा सा, जिससे कि वो आसानी से चीजों को काट सकता है। तो इस तरह से ये जो है हीरे के उपयोग हैं। तो बच्चों अब हमने करना है दूसरा अपरूप कार्बन का, जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, पहले मैं इसके बारे में आपको समझा दूं। तो ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों, आप इधर ध्यान से समझेंगे। जैसे एक कार्बन है, आपको पता है कि इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़कर षटकोणीय आकृति बनाता है। आप देख सकते हैं कैसे मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से, और तीसरे कार्बन, इस तरह से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन तो इधर आप देख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा अगर हम इस तरफ बनाएं ये दूसरे कार्बन से, और ये तीसरे कार्बन से, इस तरह से आप देख सकते हैं ये कार्बन भी आगे 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 1 2 और ये 3, इस तरह से। ऐसे ही अगर मैं ये कार्बन दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं एक कार्बन तो इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर हम बना सकते हैं, और तीसरा इधर, इस तरह से आप देख सकते हैं ये कार्बन भी कितने से जुड़ा, 3 से, 1 2 3। ऐसे ही ये कार्बन है, ये भी आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरह से अब ये 3 से जुड़ गया, 1 से, 2 से और ये 3 से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है आपस में जुड़कर षटकोणीय आकृतियां बना रहे हैं। आपके सामने है ये षटकोणीय आकृतियां इस तरह से। तो बच्चों जब ये कार्बन अन्य कार्बन के साथ जुड़कर षटकोणीय आकृति बनाते हैं तो क्या होता है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन कितने अबंध बना रहा है। आपके सामने मैंने गिनती भी लिखी है, 1 2 3 अबंध बना रहा है। इसका मतलब, और इसके पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आबंध बना रहे हैं। तो अगर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन अबंध बना रहे हैं, इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, हर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक मुक्त अवस्था में है। अब बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, जब इनके ऊपर जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, यानी इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। तो इसमें प्रश्न भी आएगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, क्योंकि यह कितने अबंध बना रहा है, 3 अबंध बना रहा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, जिसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक है। अब बच्चों जैसे ही इसने ये एक षटकोणीय आकृति बनाई है, ऐसे ही ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यह इस तरह से परतों के रूप में षटकोणीय आकृतियां बनाता है। जैसे ये एक षटकोणीय आकृति का जाल बिछा हुआ है, ऐसे ही ये दूसरी षटकोणीय आकृति है, और ये परतों की तरह से बने होते हैं। अब बच्चों जो ये परतें हैं ग्रेफाइट के अंदर जो षटकोणीय आकृति की, ये आपस में कमजोर अबंध से जुड़ी होती हैं, मतलब जो इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, अबंध होते हैं, वो थोड़े से कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से जब इनके ऊपर दबाव डाला जाता है तो ये परतें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिसल जाते हैं। जैसे मान लो ये 2 परतें हैं, एक ये ऊपर वाली है, एक ये नीचे वाली, इस तरह से 2 परतें हैं, और जब हम इसको दबाएं, जब हम इस पर जोर लगाएं तो एक परत दूसरी पे ऐसे फिसल जाती है ना, जैसे हाथ एक से ऐसे फिसल रहा है, तो इस तरह से ग्रेफाइट में ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं, इस वजह से जो ग्रेफाइट है वह चिकना होता है, चिकना होगा, और वो स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। स्नेहक अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊं, जैसे आपने ग्रीस के बारे में सुना होगा, जो मशीनों में डाली जाती है उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए, चिकना करने के लिए। साइकिल वगैरह में भी आपने सुना होगा ग्रीस लगाते हैं कई बार, तो वो ग्रीस जो है उसके अंदर ग्रेफाइट मिलाया जाता है, क्योंकि यह चिकना होता है, और ग्रीस को ही स्नेहक भी बोलते हैं।
तो जैसे मैंने अभी आपको ग्रेफाइट के बारे में समझा दिया है, तो आप यहां से देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है जो। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इसमें कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़कर षटकोणीय आकृति बनाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, परतें थी ऐसे, ये परतें दबाव डालने पर एक दूसरे पर फिसल जाती हैं, इसलिए ग्रेफाइट चिकना होता है। जैसे अभी मैं बता रही थी, यह विद्युत का सुचालक है। मैंने बच्चों अभी बताया था आपको, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मुक्त अवस्था में होता है। मैंने अभी आपको चित्र से भी समझा दिया था। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि ग्रेफाइट चिकना क्यों होता है या ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहां से मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह से अलग से प्रश्न निकालकर उनके उत्तर भी बनाने आने चाहिए। तो इसका उपयोग भी मैं आपको समझा चुकी हूं। इसका उपयोग मशीनों में स्नेहक, जैसे मैंने अभी बताया ना, ग्रीस के रूप में होता है। इसका उपयोग शुष्क सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। तो ये था बच्चों ग्रेफाइट के बारे में। अब बच्चों जो तीसरा अपरूप है कार्बन का, वह है फुलरीन। फुलरीन अपरूप के बारे में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन। उसने बताया था, उसने कहा था कि जो फुलरीन होता है बेटे, उसका एक जैसे फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। फुटबॉल आप सबने देखी हुई होगी, और अगर आपने फुटबॉल देखी हो तो उसमें इस तरह से जैसे ये गेंद की तरह है, तो उसके अंदर पंचकोणीय और षटकोणीय आकृतियां होती हैं। इस तरह से, ऐसे आपने देखा हुआ, इस तरह से चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं, जैसे फुटबॉल के अंदर इस तरह से वो पंचकोणीय और षटकोणीय आकृतियों में जुड़े होते हैं इस तरह से। तो ऐसे ही जो होता है, कार्बन जो है वो पहले तो मिलकर पंचकोणीय और षटकोणीय आकृतियां बनाती हैं, और जो आपस में मिलकर एक फुटबॉल जैसा जो है संरचना बना लेते हैं, और जिसे हम बोलते हैं फुलरीन। तो इस तरह से ये बना लेते हैं, इसको बोलते हैं फुलरीन। तो इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं करना है, लेकिन इसमें लगभग 60 कार्बन मिलकर इस तरह की आकृति बनाते हैं। तो इसके बारे में मैंने यहां पर लिख दिया है। तो बच्चों फुलरीन क्या होते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। इसकी खोज बकमिंस्टर फुलर ने की थी। मैंने कहा ना, वैज्ञानिक का नाम है बकमिंस्टर फुलर, इसलिए इसे फुलरीन कहते हैं। फुलर से फुलरीन शब्द आया है। इसमें कार्बन के 60 परमाणु मिलकर एक गेंद जैसी एक संरचना बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रही थी। तो इस तरह से ये हमने किए कार्बन के अपरूप। तो हमने 3 अपरूप किए, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। तो ये था अपरूपता। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना नोट्स को, और हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। धन्यवाद।